हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब आपको मिलेगी वीडियोस। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, और इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाई आज हम इसके पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं, और इससे पहले हमने पार्ट 1 में स्टार्टअप किया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जो आपके बेसिक जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1 नंबर और 2 नंबर के थे उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। ओके आज हम उससे आगे के और भी नए नए क्वेश्चन देखेंगे भाई, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। देखते हैं भाई क्वेश्चन कौन कौन से हम लेके आए आज। चलो भाई ओके तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 12 से, और इससे पहले के 11 क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में, पिछला जो वीडियो पार्ट 1 था उसमें हमने कंप्लीट किया था। तो आज इस 12वें क्वेश्चन पे देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद तो 52 है, और 16वां पद 82 है, 82 है, और 32वां पद हमें ज्ञात करना है, और उसका व्यापक पद भी ज्ञात करना है। भाई आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाई इसको भी पढ़ लीजिए भाई, बड़े आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, इसके हल को मैंने लिखा, तो हल में आते हैं। तो भाई यहां पर पहले हल में आते हैं। तो यहां पर जो जो चीजें दे रखी है, वैसे क्या दे रखा है, तो 10वां पद जो है 52 है, तो भाई 10वें पद को हमने लिखा 52। चलो भाई ठीक है, और इस 10वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d लिख सकते हैं, और ये कितना आएगा, ये भी 52 आएगा। अब बोलोगे सर 10वें पद को a प्लस 9d कैसे लिख सकते हैं, तो लास्ट क्लास में भी बताया था, और एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए a n जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुने में d होता है। ठीक है, और a 10 की बात करते हैं, तो 10 की बात करेंगे तो a प्लस में 10 माइनस में 1 गुने में d आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं भाई a प्लस में ये कितना आ रहा है, 9d आ रहा है। तो हमें इतना प्रोसेस नहीं करना, हम सीधे a10 को डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, a10 को डायरेक्टली a प्लस 9d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं जब n माइनस 1d, मतलब जितना भी n होता है उससे एक कम d हमें लिखना है। तो 10 है तो 9d लिख दिया, डन। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई, ये पहले समीकरण आ गई, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। अब दूसरे की बात कर रहा है, a16 की बात कर रहा है, और ये कितना आ रहा है भाई, 82, और a16 को लिख सकते हैं a प्लस में 15d, और ये आ जाएगा भाई 82, ये आ गया। और इसको लिखेंगे समीकरण 2, ये समीकरण 2 आ जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है। ओके, और हमें निकालना क्या है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे 32वां पद ज्ञात करेंगे, मतलब a32 हमें इसको ज्ञात करना है। भाई ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें निकालना है, डन। चलो भाई ठीक है, अब हमें कैसे निकालेंगे a32 को, तो a32 निकालने के लिए हमें पता है कि a32 कितना होता है। तो a32 की बात करें तो ये होता है a प्लस में 31d, भाई यही होता है। अब मैं इसमें बताऊं, a32 अगर a प्लस 31d होता है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए जिससे a32 निकलेगा। तो भाई a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई a और d का मान कहाँ से निकलेगा, तो भाई ये जो 2 समीकरण हमें दिख रहे हैं ना, इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d का मान निकालेंगे। तो भाई लिखते हैं यहाँ पर, भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से देखा जाए तो दोनों समीकरण को मैं एक साथ लिख लेता हूं, और लिखेंगे तो क्या आ रहा है भाई, a प्लस में 15d बराबर में 82 है, और a प्लस में 9d बराबर में कितना है, तो 52 है। भाई ये 2 चीजें हैं, डन। अब हम पहले समीकरण में दूसरे को घटाते हैं, यानी विलोपन विधि लगा रहे हैं। और विलोपन विधि क्यों, तो हम देख पा रहे हैं भाई एक तो सेम आ रहा है, भाई एक सेम आ रहा है तो हम इसको घटा दें, और ये तो एक कट जाएगा और डी का मान आएगा। तो भाई ऐसे ही हमने विलोपन विधि में किया था। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस का और ये माइनस का और ये माइनस का आएगा, a में से a घटा तो कट गया, और 15 में से 9 गया तो 6d आएगा। ठीक है, और 82 में से 52 जाएगा तो ये 30 आएगा, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ d का मान कितना आ रहा है, तो 30 बटे में 6 आ रहा है, और जिसको हमने काटा तो 6 पंचे 30, यानी d का मान जो आ गया वो 5 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, d का मान 5 हो गया। इस d के मान 5 को उठाकर हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, और जिससे हमारा a निकल जाएगा, क्योंकि हमें a32 निकालने के लिए a और d दोनों चाहिए, इसलिए भाई d तो निकल गया, a भी निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई d का मान
समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो a प्लस में 9d, यानी लिखा भाई a प्लस में 9 और गुने में 5 है और बराबर में 52 है। भाई बराबर में 52 था तो ये लिखा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a तो ठीक है 9 5 45 है, वो उस साइड जाएगा जिसको हम कह सकते हैं 52 माइनस में 45 आएगा, और इसको लिख दिया हमने 7। भाई a का मान तो 7 आ गया, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई पहला पद जो है वो क्या है, 7 है। डन, चलो भाई ठीक है, पहला पद 7 आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, पहला पद 7, a 7 आ गया, d 5 आ गया, हमें ज्ञात करना था a 32। तो अब हम यहाँ लिखेंगे a 32 और इसको लिखा हमने a प्लस में 31d, और यहाँ पर हमने a और d का मान रखा, तो a का मान 7 है और 31 तो ठीक है, और d का मान 5 है, ये कर दिया। अब यहाँ पर 7 का तो 7 आ गया, और 31 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 30 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 5 या 15, 150 आएगा, और एक और है तो मतलब 5 और बढ़ेगा, यानी 155, गुना कर लो 155 ही आएगा। ठीक है, इसमें जैसे ही 7 जोड़ा तो ये आ रहा है 162 आ गया। चलो भाई ठीक है, 162, यानी a 32 का मान भाई ये कितना आ गया, 162 आ गया, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, a 32 का मान 162 हो गया है, और ये इसका आंसर है जो कि हमें a 32 ज्ञात करना था। उसके बाद क्या कहा है, तो इसके बाद इसने कहा है व्यापक पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, तो व्यापक पद का मतलब होता है कि एपी की श्रेणी ज्ञात करना। व्यापक पद होता क्या है, तो ये आपका होता है व्यापक पद, a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, और इस तरह से बढ़ता जाता है, यानी कि a1 a2 a3 a4 ऐसे बढ़ता जाता है। यानी हम इसके व्यापक पद में a लिखेंगे कितना, तो a का मान है 7, तो 7 लिखा भाई, a प्लस डी 7 5 12 आएगा, फिर भाई 5 और जुड़ेगा तो कितना आएगा, 17 आएगा, फिर 5 जोड़ा भाई 21 आएगा, 7 5 12 सॉरी 22 आएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। ये इसका व्यापक पद है। ठीक है भाई, एपी का व्यापक पद ये आ चुका है और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया और ये आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ चीज़ें बची ही नहीं है इसमें, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपने देखा ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इस इजी क्वेश्चन को हम कैसे छोड़ें भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते भाई। ये इजी क्वेश्चन तो क्या भाई, इसको छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने इसको यहाँ छोड़ा और वहाँ एग्जाम में आया और आप सोचते हो भाई यार मुझे पता था यार क्वेश्चन होता है लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, तो भाई वो तो दिक्कत जाएगी। तो आप इसको करिए जो भी आपको पता है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए इसकी प्रैक्टिस करके इसे खत्म कीजिए। ठीक है भाई, ये हुआ खत्म, अब आपके मार्क्स हुए पक्के। डन, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, यानी कुछ स्टेटमेंट इस तरह की दी जाएगी। ठीक है, और इस स्टेटमेंट से आपको समीकरण बनाना है, एपी का पद निकालना है। तो इसने क्या बोला भाई, तो दर्शाइए कि 13वां पद शून्य है, 13वां पद जो है शून्य है, वो हमें दर्शाना है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, जो जो कह रखा है पहले वो लिखते हैं। भाई इस क्वेश्चन में कहा था समांतर श्रेणी का 5वें पद, भाई ये जो 5वां पद है, ठीक है, वो 5 गुना है, 5 गुना है उसके 8वें पद के। ठीक है, 8वें पद के 5 गुना है। भाई दोबारा पढ़ लेते हैं भाई, समांतर श्रेणी 5वें पद का 5 गुना, सॉरी इसने अलग कहा है भाई, समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना जो 8वें पद के 8 गुना के बराबर है। अरे अरे अरे, ये हमने अब कंप्लीट पढ़ा इसे। ठीक है, अब कंप्लीट पढ़ा हमने, तो भाई दोबारा क्या पढ़ लिया हमने, क्या चीज आ रही है यहाँ पे, इसने कहा है 5वें पद का 5 गुना है और 8वें पद का 8 गुना है, और ये दोनों बराबर है, तो हमने इसको बराबर लिखा। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है तो दर्शाइए कि 13वां पद शून्य है, ये हमें दर्शाना है, यानी हमें फाइंड करना है कि भाई A13 जो है ये क्या है, ये शून्य है भाई, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई ये फाइंड करना है, इसको हम बाद में लेते हैं, इसको हम निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 5 लिखा, और A5 का मतलब क्या होता है, तो A प्लस में 4D आएगा। चलो ठीक है, ये 8 का 8 आ गया, और A8 का मतलब क्या होगा, तो A प्लस में 7D आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया, इसको अंदर गुना किया तो ये आ रहा है हमारे पास 5A प्लस में 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, 20D आ गया, अब बराबर में 8A और 7 8 56, भाई 56D आ गया। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। भाई 8 को ऐसे गुना किया, 8 है, और 8 को 7 से करेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 56D आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, A को अलग करते हैं, D को अलग करते हैं। तो भाई A को उठा के मैंने इधर लाया तो 5A माइनस में 8A हो जाएगा, और भाई इधर 56D था और 20D को उठा के इधर ले आएंगे, ये आ गया हमें
भाई 5 में से 8 गया तो -3a बचा, और इसमें से इसको माइनस किया तो 2 3 मतलब 36d आ गया। भाई ये आ गया। a के मान की बात करें तो ये आएगा भाई 36d बटे में -3 आ रहा है, और इससे मैंने काटा तो ये आ गया 12, यानी अब हम कह सकते हैं a का मान आ गया है भाई कितना, -12d। भाई ये तो आ गया हमारे पास एक रिलेशन जो कि इसके द्वारा आया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें ज्ञात करना है a 13। भाई क्या का है, 13 हुआ पद, ये ज्ञात करना है, तो इसको लिखते हैं। ये आएगा भाई a प्लस में 12d आएगा। ठीक है भाई 12d आ गया। ओके, अब यहां पर देखते हैं a प्लस में 12d आ गया, तो a का मान कितना है, तो भाई a के मान को उसके अंदर हम रखेंगे। अब रखते ही क्या आ रहा है भाई, a का मान तो हमारा -12d था, और ये 12d पहले से मौजूद है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, ये आ गया 0। तो भाई यही चीज क्या हमें सिद्ध करनी थी, तो भाई बिल्कुल यही सिद्ध करनी थी। a 13 हमने ज्ञात कर लिया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। डन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, आपको बता दूं ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी कुछ रिलेशन बनाया हुआ है, और इस रिलेशन टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए हैं। डन, तो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, समांतर श्रेणी जो कि 4, 9, 14 और बढ़ते बढ़ते 256 तक जा रखा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, पीछे से 10वां पद ज्ञात करना है। तो भाई पीछे से 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई हल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जैसा कि श्रेणी हमें दे रखा है 4, 9, 14 और बढ़ते 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 254। भाई ये चीज आ गया। अब इसने कहा है पीछे से 10वां पद, पीछे से 10वें पद की बात करें तो भाई कैसे निकलेगा, तो भाई जब भी आपको पीछे से निकालने के लिए कहा है पद को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई an का फॉर्मूला होता है l माइनस में n माइनस में 1 गुने में d। भाई ये चीज होता है। ठीक है, और हमें मालूम है n कितना है भाई, हमें निकालना है a 10, वो भी पीछे से 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो भाई जो हमें पता है इस फॉर्मूले में रखना होगा। तो भाई पहले l क्या होता है, जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद कितना है 254 है। ठीक है, d क्या होता है, तो d जो है वही रहेगा। भाई कितना है d, तो d है 4, तो 4 सॉरी d 4 नहीं है, d क्या है 9 में से गया 4, भाई ऐसे d निकलेगा। भाई दूसरे में से पहला पद जाता है तो 9 में से 4 गया, यानी 5 आ गया d। ठीक है भाई, d का मान 5 हो गया। और उसके बाद और क्या है, तो उसके बाद हम बात करें तो n है, d तो हमारा 5 आ चुका है, उसका n है। n की बात करें तो क्या होगा, तो भाई n हमें पता है 10 है, भाई n हमारे पास 10 है। अब अंतिम से पद निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आप जस्ट ये इमेजिन करो कि हम पीछे से निकाल रहे हैं अगर nवां पद, तो पीछे वाले टर्म अगर मैं पीछे से देखूं तो ये पहला पद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, तो ये होता है भाई a प्लस में n माइनस 1 गुने में d होता है। ये थोड़ी सी चीज रिलेट करा देता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े, समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हो अगर मैं पीछे से निकालता हूँ तो ये अंतिम पद ही पहला पद हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूले में a होता था, इसमें l है। क्यों l है, क्योंकि हम पीछे से निकाले और यही पहला पद होगा, इसलिए इसको यहाँ पर रखा, a की जगह l लिख दिया। डन। अब देखो इधर से हम जब d निकालते थे तो भाई आगे से निकाल रहे हैं, लेकिन वो पीछे से आ रहा है तो d तो उल्टा हो गया, भाई d तो उल्टा हो गया, तो इसीलिए d यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, इसलिए ये माइनस लगा और ये l लगा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो सेम। ठीक है, तो भाई हम इसको अंतिम पद के अनुसार ही लगाएंगे और फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई l कितना है 254, माइनस में n की बात करें 10 आएगा, माइनस में 1 है, और d की बात करें तो ये 5 आ गया। ठीक है, ये हमने रखा भाई 254, माइनस में 9 पंचे 45 आ गया, तो भाई ये 45 आ चुका है। अब यहाँ पर हमने लिखा 254 माइनस में 45 करेंगे तो 209 आएगा, भाई ये 209 आ चुका है। an कितना आ गया 209 आ गया। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई an जो आ गया, n भी कौन सा है, तो हमारा 10वां पद है, तो हम इसे a 10 लिखेंगे। भाई अगर हमने n 10 पुट किया है तो a 10 ही चल रहा है पूरा, तो भाई a 10 कितना आ गया 209 आ गया, यानी पीछे से 10वां पद जो आया है वो 209 आया है। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके पास जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि पीछे से कोई भी पद निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाना और बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखा भाई 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी बात करें तो भाई इसमें अगर मैं हल में आता हूँ तो भाई इसने कहा है 500 से और सॉरी 50 से कहाँ जाना है भाई, 50 से और 500 के बीच में,
किससे विभाजित चाहिए? 7 से विभाजित संख्याएं चाहिए। अब 7 से विभाजित 50 के आसपास क्या आता है? तो 7 7 49 होता है, 7 8 56, 7 8 56, यही होता है। यानी इससे बड़ी संख्या क्या आ रही है? तो 56 आ रही है। और 56 में फिर 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 63 आएगा, फिर आएगा 70 आएगा, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 490, 497। भाई ये आएगा 497। और ये निकला कैसे? तो निकालने के लिए आपको सिंपल सा तरीका करना है भाई, 500 को 7 से भाग कर लो, तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, बच्चा 1 ऊपर से 10, और यहाँ 7 एकम 7 आ गया। और जितना शेषफल आपका आता है उसको इसमें से 500 में से घटा दो। ठीक है, जितना भी शेषफल आता है, तो 500 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 497 आएगा। अब देखो 497 से भाग करके देख लो, देखो एग्जैक्ट आएगा सेम आंसर। भाई कितना आ रहा है? 497, और 7 से क्या हमने तो कितना आएगा भाई? 49। ठीक है, अब ये कट गया, ऊपर से उतारा 7, और 7 एकम 7 आ गया। यानी अब तो ये बिल्कुल कट गया। यानी 500 से कम की बात करें जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, वो कितना है? 497 है। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमारे पास श्रेणी जो आ गई है, जो 50 से 500 के बीच जो 7 से विभाजित है, वही आ चुका है। ओके, उसके बाद इसने कहा है इसमें जो संख्या है उन प्राकृतिक संख्या, उसमें क्या हो रहा है? विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी संख्या है वही ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई कितनी संख्या की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का मान कितना है? तो भाई 56। डी के मान की बात करें भाई, इसमें से ये चीज घटाया गया, मतलब 63 में से 56 घटाया गया, तो भाई 7 के पहाड़े में तो 7 ही आंसर आएगा। चलो भाई ये भी आ गया। उसके बाद क्या भाई? ए एन, मतलब अंतिम पद जो है, एनवा पद जो है, वो 497 है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, जो कि क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 गुने में डी। भाई ये होगा। अब ए एन का मान है 497, वो भी लिख दिया। ए का मान कितना है? 56, वो भी लिख दिया। और प्लस में एन माइनस में 1, ये लिख दिया। और डी की बात करें तो डी है हमारे पास कितना? 7, तो 7 भी लिख दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस 7 को अंदर गुना करेंगे तो ये कितना आ रहा है भाई? 56 प्लस में 7n माइनस में 7 और बराबर में 497। चलो भाई ये आ गया। अब हम देख सकते हैं भाई 56 में से 7 गया तो कितना बचा? तो 56 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 49, और प्लस में 7n है, और बराबर में 49 7 दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है, इस 49 को इधर लाके घटाएंगे, तो घटाने की बात करें तो भाई कितना हो जाएगा? 50 इसमें से घटाते हैं तो 5 4 9 47, और ये 48 आ गया, मतलब 448 आ गया। भाई ये हमने लिख दिया 448 बराबर में 7 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। 4 4 8 8 8 16 17, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7n। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो भाई यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? तो 448 बटे में 7 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ हमने देखा 448 बटे में 7। अब इसको हम भाग कर लेते हैं, तो भाई भाग करेंगे तो कितना होगा? तो हम देख सकते हैं भाई, इसको काटा तो 7 6 42 और बचा 28, 7 चौक 28, मतलब n का मान 64 आ चुका है। यानी अब हम कह सकते हैं कि 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली 64 संख्याएं होती है। तो यहाँ लिखेंगे 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित, 7 से विभाजित ही है, ठीक है, विभाजित 7 से विभाजित संख्या, 7 से विभाजित प्राकृतिक संख्या, संख्या 64 है। भाई कुल 64 संख्याएं ऐसी होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। डन। अब ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपने यहाँ पर समझ लिया कि कोई भी जब दो संख्या होती है उनके बीच के अगर गुणनखंड कहें, देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। आपका एक विभाजित लिख के आएगा, एक गुणनखंड लिख के आएगा। 7 का एक गुणांक लिख के आएगा, 7 का गुणांक होगा, गुणनखंड होगा, विभाजित होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तब भी आपको सेम टू सेम करना है, ठीक है, और आपका ये आंसर आएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का है। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कोई एक समांतर श्रेणी है, उसमें 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद का क्रम से 7 तथा 125 है, यानी उसका पहला और लास्ट टर्म आपको दे रखा है जो कि 7 और 125 है, तो उसका 32वां पद आपको ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होगा? तो भाई इसके हल में आते हैं। ठीक है भाई, हल की बात करें, इसमें हमें दे रखा है भाई n जो है वो दे रखा है कितना, यानी हम लिख सकते हैं कुल पदों की संख्या। ये लिख सकते हैं भाई कुल पदों की संख्या
जो कि क्या है आपके पास n है, और इसको हम लिख सकते हैं भाई 60 है। भाई कुल पदों की संख्या कितनी है? 60 है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है प्रथम पद मतलब पहला पद, यानी हम लिख सकते हैं भाई क्या, यहां पर लिख दिया हमने प्रथम पद, जिसे हम a कह सकते हैं, और ये a हमें दे रखा है 7, भाई 7 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या रखा भाई, अंतिम पद जो है, तो हमने यहां पर लिखा भाई अंतिम पद जो है, इसे हम क्या कह सकते हैं, तो अंतिम पद को, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई ए एन कहेंगे, भाई जो अंतिम पद है मतलब ए एन कहेंगे, और ए एन भी क्या भाई 60वां पद है, तो सीधे 60 कहेंगे, ए 60, और ये हमें दे रखा है 125। चलो भाई इतना दे रखा है। अब इसके बाद हमें 32वां पद ज्ञात करना है, तो 32वें पद का मतलब ए 32 हमें ज्ञात करना है। भाई ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था और ये हमें ज्ञात करना है। डन। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है ए 60 बराबर में 125 है, ठीक है। ए 60 को लिख सकते हैं ए प्लस में 69D बराबर 125 है। ए का मान कितना है, तो 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा, ठीक है। और ये 59 है, और डी का मान क्या है, तो डी का मान तो हमें नहीं पता भाई, डी तो नहीं दे रखा, ठीक है। अब उसके बाद 125 हमने यही लिख दिया। अब इस 7 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 59 है, ठीक है, और डी है, और ये उस साइड जाके घटेगा तो 125 माइनस में 7 है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं भाई 59D तो ठीक है, और यहाँ पर जो हमने माइनस किया ये आ गया 118, तो यहाँ पर लिखा हुआ 118, ये आ गया। अब यहाँ से D का मान निकालेंगे तो ये 118 बटे में 59 आएगा, और 59 से 118 को काटा तो भाई 2 पे कटेगा, और D का मान 2 आ गया। भाई D का मान 2 आ चुका है। डन। चलो भाई D का मान 2 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास D पता है हमें, और A भी पता है हमें, भाई 2 चीजें पता है, डी और ए पता है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है 32वां पद हमें ज्ञात करना है, तो हम यहां से 32वां पद डायरेक्ट ही निकाल देंगे। भाई 32वां पद क्या होगा, ए प्लस में 31D होगा, ठीक है, ये आ गया। ए का मान कितना है, तो 7 प्लस में 31, तो ठीक है, डी का मतलब 2 है। अब यहाँ पर जैसे 7 प्लस में 62 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 6 7 2 9 69, भाई 59 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए 32 का मान 69 कर देंगे। डन। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ये ए 32 का मान आ चुका है, और हमें 32वां पद ही याद करना है, वो आ चुका है। डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस जगह में प्रॉब्लम आई है, तो इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन और चाहिए। ओके, तो हम एक डाउट सेक्शन लेके आएंगे जिसमें आपको ये चीज़ें भी क्लियर करवाएंगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक समांतर श्रेणी के चतुर्थ तथा 8वें पदों का योग, यानी चौथे और 8वें पद का योग जो है वो 24 दे रखा है। चलो भाई ठीक है। और छठे तथा 10वें पदों का योग 34 दे रखा है, ठीक है। ये भी तो प्रथम पद तथा सार्व अंतर, ये दोनों मतलब ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रखा है भाई, चतुर्थ और 8वें पद का योग, मतलब कि A4 प्लस में A8, भाई इन दोनों का योग जो है वो कितना आ रहा है भाई, चतुर्थ और 8वें पदों का योग आ रखा है 24, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये आएगा भाई a प्लस में 3D, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो a प्लस में 7D आएगा। जैसा कि हमें पता है भाई, हमें पता है क्या होता है भाई, a प्लस में 3D, भाई 4 है तो इससे 1 कम डी होगा, 8 है तो उससे 1 कम डी होगा। डन। अब इसके बराबर में आ गया 24, ये भी ठीक है। अब a और a कितना आ गया, तो 2a आ गया, और 7 और 3 कितना आ गया, तो 10D आ गया, ठीक है। अब बराबर में 24 है। इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, और ये आ रहा है a प्लस में 5D बराबर में 24 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे a प्लस में 5D बराबर में 24 बटे में 2 आएगा। इसको हमने इरेज किया तो सॉरी काटा तो 12 आ गया। तो यहाँ से हमने एक समीकरण देखी, a प्लस 5D जो कि 12 आ चुकी है, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। डन। अब इसी पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, छठे तथा 10वें पद में, छठा और 10वें पदों का योग, यानी क्वेश्चन के अनुसार ही कह सकते हैं भाई छठा तथा 10वां पद जो है, इन दोनों का योग जो है वो कितना दे रखा है भाई, छठे तथा 10वें 34 दे रखा है भाई, ये 34 दे रखा है। अब छठे पद की बात करें तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो छठे पद की बात करें तो ये a प्लस में 5D आएगा, ठीक है। और 10वें पद को लिख सकते हैं a प्लस में 9D आएगा, ठीक है। और इसके बराबर आएगा 34, भाई ये आ गया। डन। अब a और a को जोड़ेंगे तो 2a आएगा, तो हमने यहाँ पर 2a लिखा,
ठीक है, और 9 और 5 14D आएगा भाई, ये आ गया, अब बराबर में 34 आ गया। ठीक है, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a प्लस में 7D, ठीक है, बराबर में 34 आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई a प्लस में 7D, और ये आ गया भाई 34 बटे में 2, और इसको हमने काट दिया तो ये 17 हो गया। और हम देख सकते हैं भाई a प्लस में 7D बराबर में 17 आ गया, और ये आ गया समीकरण 2। भाई ये समीकरण 2 आ चुका है। a प्लस में 7D बराबर में 17 है और a प्लस 5D बराबर में 12 है। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें प्रथम पद यानी a, सार्वंतर यानी कि d, भाई ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो अब हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 के द्वारा। समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से की बात कर रहे हैं, तो इस समीकरण 1 तथा 2 मतलब दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं। लिखा तो क्या आ रहा है भाई, a प्लस में 7D बराबर में 17, और a प्लस में भाई कितना है 5D बराबर में 12, और इन दोनों को हमने काटा। भाई कैसे कटेगा ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। a में से a कट गया 0, 7 में से 5 गया तो 2D है, और भाई 17 में से 12 गया तो भाई 5 आ रहा है, भाई ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई d का मान हमारे पास आ गया भाई कितना, 15 बटे में कितना, ये 5 है, तो 5 बटे में 5/2, ये d आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम अगर a ज्ञात करना चाहे तो a कैसे ज्ञात होगा, तो इस d को उठा के किसी भी समीकरण में रखो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, d के मान को समीकरण 1 में रखें तो d का मान क्या है, a प्लस में 5 और d है बराबर में 12 है। ठीक है, अब d का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो d का मान क्या है 5/2, तो ये लिख दिया हमने। इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो a का मान कितना आ गया, 12 माइनस में 25/2 आएगा। इसको इधर गुना किया तो 12 दूनी 24 माइनस 25/2 आ रहा है, और ये हमने देख लिया तो ये -1/2 आ गया। यानी यहाँ हम कह सकते हैं a का मान जो आ गया वो -1/2 आ गया है, और d का मान जो आ गया है भाई वो कितना आ गया है 5/2 आ गया। तो प्रथम पद आपका -1/2 है, और इसका सार्वंतर कितना है भाई 5/2 है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे भाई, प्रथम पद ये हमारे पास आ गया -1/2, और यहाँ पर सार्वंतर ये आ गया हमारे पास 5/2, और ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इरेज करते हैं और आते हैं। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 18, उसमें हम देख सकते हैं भाई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। भाई 3 संख्याएं वो समांतर श्रेणी में, ठीक है भाई, यदि उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 है। भाई इसने ये कहा है अगर 3 संख्याएं जो है वो समांतर श्रेणी में है और उनका योग जो है वो -3 है, उनका गुणनफल कितना है 8 है, तो उस कंडीशन में संख्याएं ज्ञात करनी। अब एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन अपनी तरीके से ही होता है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो आपसे होगा, नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको एक ही फॉर्मेट से करना पड़ेगा, और ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब आता है तो भाई क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन पे फिर लगता है भाई पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, क्या करें ना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पे, भाई मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो जब भी आपके पास आए इस तरीके से कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो उस कंडीशन और उसके अंदर आए योग और गुणनफल वाली कंडीशन, तो हमें हमेशा क्या लिखना है, तो प्रथम पद जो लिखेंगे भाई, प्रथम पद, एक मिनट, प्रथम भाई पद जो है उसको लेंगे हम a-d लेंगे। ठीक है, और द्वितीय पद या फिर इसको कह सकते हैं, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, a1 जो है पहला पद ये हो जाएगा, a2 जो है उसको लिख लेना भाई a, और a3 जो है मतलब तीसरा पद जो है वो a+d हो जाएगा। ये 3 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना भाई ये 3 पद हमने मान लिए।
जब भी आप, फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में दे और उनके योग और गुणनफल की बात करें तो आपको यही मानना है हमेशा। ओके चलो, अब इसने कहा है तीनों संख्याओं का योग -3 है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार की बात करें तो भैया क्या होगा, a1 + a2 + a3 और बराबर में आ रहा है -3। ठीक है भाई, a1 + a2 + a3 और तीनों का योग कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ा हमने तो क्या आ रहा है भाई, a - d प्लस में a और प्लस में a + d, और ये बराबर में कितना आ रहा है भाई, -3 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, -d से +d कट जाएगा भाई, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब a कितने 3a है और बराबर में -3 है, तो a का मान कितना होगा भाई, तो ये -3/3 होगा, और इसको काट दिया हमने 1 पर, तो यानी ये -1 आ गया। यानी यहाँ से हम कह पाते हैं कि क्या भाई, a का मान जो आ गया वो आ गया भाई कितना भाई, -1 आ गया। चलो भाई ठीक है, a का मान -1 आ गया, और वो किससे, तो प्रथम वाली कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उससे आ गया। अब d कैसे निकालेंगे, तो d तो है ही नहीं कि उसकी वैल्यू रख दें और d निकाल लें। तो भाई इसके लिए हमें दूसरा कंडीशन भी दे रखा है, क्या कि भाई इसने कहा है कि तीन संख्याओं का योग जो है, उनका योग -3 है, उनका गुणनफल 8 है, यानी कि कहा जाए प्रश्न के अनुसार ही a - d, a और a + d, इन तीनों का गुणनखंड कितना है भाई, 8 दे रखा है हमें। ओके चलो भाई ये चीज हो गया। अब हम देख रहे हैं भाई a - d और a + d, ये क्या फॉर्मूला बनता है, तो a² - d² ये बनता है। तो भाई ये लिखा हमने इन दोनों को, तो इसको लिख दिया भाई a² - d², ठीक है, और बचा क्या है, a और बराबर में 8 है। ठीक है, अब इस a का मान हम रख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल रखते हैं, a का मान तो -1 है, तो भाई रखते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ हमने रखा भाई -1 का वर्ग -d का वर्ग, और यहाँ पर -1 और बराबर में 8 है। ठीक है, इस -1 को अंदर गुना करेंगे तो भाई ये तो क्या है, -1 का वर्ग 1 होगा प्लस का, और बाहर का -1 इससे गुना होगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये इससे गुना होगा तो ये +d² हो जाएगा, और बराबर में 8 है। इस -1 को उठा के उधर भेजेंगे तो d² कितना हो जाएगा, तो भाई 8 और 1 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाके जुड़ जाएगा, और 8 में 1 जुड़ के तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब d के मान की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, √9 आ रहा है। ठीक है, √9 आ रहा है, वो भी प्लस और माइनस दोनों में आएगा भाई, दोनों में ही आता है। ठीक है, और √9 किसका होता है भाई, √9 की बात करें तो √9 जो होता है किसका वर्ग होता है भाई, 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है। तो हम बात कर रहे हैं भाई क्या, तो d का मान कितना आ गया, +-3 आ गया, और ये इसका सार्व अंतर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो तीन संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तीन संख्याएं क्या थी, तो हमने यहाँ पर देख लिया भाई -1 और +-3 आ गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि यहाँ पर लिखेंगे जब a बराबर है -1 तथा d बराबर है -3, तब a1 कितना होगा, तो ये था हमारे पास क्या, a - d था, और इसको लिख सकते हैं -1 माइनस में -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब +3 और -1 मतलब 2 आएगा। ठीक है, a2 की बात करें, ये कितना होगा भाई, a होता है और a का मान -1 था, यानी -1 ही आ रहा है। ठीक है, a3 की बात करें तो ये कितना होगा भाई, ये होगा a प्लस में d होगा, और इसको लिख सकते हैं भाई -1 प्लस में -3, और भाई -1 प्लस में -3 मतलब प्लस माइनस माइनस ही होगा, और -3 और -1 -4 होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ये -4 हो गया, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं तीन संख्याएं क्या क्या आ गई है भाई, 2 -1 और -4। भाई ये संख्या कब आ गई है, जब हमने देखा a -1 और d -3 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, जब a का मान है -1 और d का मान है +3, अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में a1 की बात करूं तो ये आ रहा है भाई a - d। ठीक है, और यहाँ पर a कितना है -1 और d कितना है भाई 3, भाई ये लिख दिया, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, और a2 की बात करें तो इस कंडीशन में क्या है भाई, a है जो कि -1 ही होगा, जो कि -1 ही होगा। ठीक है, और a3 की बात करें तो उस कंडीशन में a + d होगा, और इसमें हम लिख सकते हैं भाई -1 प्लस में 3 होगा, और ये 2 आ गया। इस कंडीशन में भी हम देख पा रहे हैं कि 4 भाई क्या आ रहा है भाई, -4 -1 और 2,
ये 3 नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, जो कि समांतर श्रेणी के जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे पास ये आ चुके हैं। तो क्या दोनों सेम हैं? तो भाई बिल्कुल सेम है। और -4 -1 2 और भाई 2 -1 -4, ये तीनों तो नंबर सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों को हमने क्या करा, एक ही जगह से निकाला है, इसलिए शायद सेम आंसर आ रहा है। ये अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, भाई सेम आ रहा है, अच्छी बात है। चलो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस क्वेश्चन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो दोनों दिखाना ही पड़ेगा। एक अगर आपने दिखाया और एक को नहीं दिखाया तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि 3 मार्क्स का है तो आधा 1 नंबर तो काट ही लेगा, तो इसलिए आपको कंप्लीट ऐसे करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसा है। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कुछ बड़ा आया। क्या भाई? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। पिछली बार क्या था भाई? 3 संख्याएं थे, इस बार 4 आए। इसमें कहा है योग है और वर्गों का योग है। भाई योग है और वर्गों का योग है, भाई ये 2 कंडीशन हमारे यहाँ पर दे रखी है, भाई योग और वर्गों का योग, ठीक है। अब जब भी आपको योग और वर्गों का योग दे और 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे, तो अब आपको क्या मानना है? तो भाई यहाँ पर हल में आते हैं और पहले मानते हैं। भाई क्या माना? A1, ठीक है। A1 को क्या माना है? तो हमने इसको मान लिया भाई A माइनस में 3D, ठीक है। A2 की बात करें तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा भाई A माइनस में D हो जाएगा। और A3 की बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस में D। और A4 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस में 3D आएगा। भाई ये हो रहा है, मतलब सबका अंतर कितना हो रहा है? तो भाई कितना अंतर हो रहा है? तो प्लस 2D, 2D बढ़ता जा रहा है। भाई इससे इसमें जाने में 2D बढ़ा, इससे इसमें जाने में 2D बढ़ा, इससे इसमें जाने में 2D बढ़ा, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई 2D का डिफरेंस है और सेम डिफरेंस है। तो भाई ये AP में है, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद कहा है उनका योग, मतलब प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार कहा जाए तो हमारे पास आ रहा है भाई A1 प्लस में A2 प्लस में A3, और ये तीनों मिलके हमारे पास कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है भाई 20 आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ा, सॉरी 3 नहीं 4 है हमारे पास, चौथा भी लिखना है भाई, चौथे को छोड़ नहीं सकते। ये 4 है और ये सारे मिलके 20 आ रहे हैं। अब इसको अगर मैं लिखता हूँ तो A1 कितना है? तो भाई A माइनस में 3D। A2 कितना है? तो भाई A माइनस में D। A3 A प्लस D। A4 A प्लस 3D बराबर में 20 आ गया। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं भाई माइनस 3D से प्लस 3D कट गया, ठीक है, और माइनस D से प्लस D कट गया, ये चीजें खत्म। अब हम देख पा रहे हैं A 4 A है, तो हमने लिखा 4A, अब बराबर में 20 आ गया। अब यहां से A का मान ज्ञात करेंगे तो भाई कितना आएगा? तो 20 बटे में 4 है और 4 से हमने 20 को काटा तो 5 पे कटा, और A का मान आ चुका है 5, ठीक है भाई। A का मान 5 आ चुका है। ओके भाई, A का मान 5 हो गया है। अब इसको हम रखते हैं, कहाँ रखें भाई? इस A को कहाँ रखें, क्या करें? तो भाई A को हम रख के कहीं D निकालेंगे तो, लेकिन यहाँ तो कहीं D बचा ही नहीं, D तो कट गया, ठीक है। तो भाई D तो है ही नहीं, कैसे रखें? तो भाई एक और चीज दे रखी है, क्या? वर्गों का योग, मतलब उनके वर्गों का योग। वर्गों के योग की बात करें, अब सेकेंड कंडीशन दे रखा है क्या? A1 का वर्ग, A2 का वर्ग और A3 का वर्ग और A4 का वर्ग, इन चारों के वर्गों का योग जो है वो हमें दे रखा है कितना? 120 दे रखा है। चलो भाई, इतनी बात दे दी इसने। अब इसमें हम इसके मान को रखते हैं, जो मान रखा है उसको यहाँ पर रखते हैं, और रखने पे क्या आ रहा है भाई वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने क्या? A माइनस में 3D का वर्ग, A माइनस में D का वर्ग, A प्लस में D का वर्ग और A प्लस में 3D का वर्ग, ये हमारे पास आ रखा है 120, ठीक है। इनके वर्ग को अगर मैं खोलता हूं तो क्या आएगा भाई? इसको खोला तो भाई A का वर्ग प्लस में 3D का वर्ग माइनस में 2AB, मतलब 2 गुने A गुने में 3 गुने D, मतलब -6AD होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या आएगा भाई? A का वर्ग प्लस में D का वर्ग और माइनस में 2AD होगा, ठीक है। इसकी बात करें भाई नेक्स्ट वाला, ये वाला, तो ये हो जाएगा क्या भाई? इसको लिख सकते हैं A का वर्ग प्लस में D का वर्ग और प्लस में, भाई प्लस चल रहा है यहाँ पे, भाई 2AD होगा, ठीक है भाई। और फिर प्लस में आएगा, इसकी बात करें A का वर्ग प्लस में 3D का वर्ग और प्लस में आएगा 2 3 6, मतलब 6AD आएगा, ठीक है, और बराबर में 120 है। भाई ये पूरा हमने प्लस में लिख दिया है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कट रही है। तो कटने की बात करें तो -6AD से +6AD कट गया,
भाई सेम था भाई, माइनस से प्लस से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2AD से प्लस का 2AD कट गया भाई, ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, तो भाई a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब d की बात करें तो 3 के 9, d का स्क्वायर 9d का स्क्वायर 9 9 18 हो जाएगा। भाई 18d का स्क्वायर 19 और एक 20, भाई एक d ये है और एक d है, भाई 2 और हो गए तो 18 2 20 हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20d का स्क्वायर और बराबर में 120 आ गया। यहाँ पर हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेते ही हमारे पास आ रहा है a का वर्ग प्लस में 4 पंचे 20 5d का वर्ग। ठीक है, और बराबर में 120 आ गया। इस 4 को उठा के नीचे भेजेंगे तो a का वर्ग प्लस में 5d का वर्ग बराबर में 120 बटे में 4 है। ठीक है, और 4 तिया 12 ये आ गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई a का वर्ग प्लस में 5d का वर्ग और बराबर में 30 आ गया। चलो भाई ठीक है, a का वर्ग प्लस में 5d का वर्ग ये 30 आ चुका है, और ये हमारा यहाँ पर दूसरी समीकरण आ गई है। भाई पहली समीकरण कहाँ आई थी भाई, यहाँ पर ये थी हमारे पास। अच्छा लिखी नहीं कहीं पे, तो हम पहले ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये पहली समीकरण आ गई। अब भाई a का जो भी मान आया वो यहाँ पर रखेंगे और फिर d का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, a का मान, अच्छा इसको इरेज करते हैं भाई, a का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो a का मान हमारे पास क्या है 5, और उसको उठा के यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 5 का वर्ग होगा, a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, और 5d का वर्ग आ गया और बराबर में 30 है। ठीक है भाई, 5 ये ज़्यादा है, ये भाई 5 है, चलो ठीक है 5 5 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये बराबर में 30 है तो 30 लिख दिया। 5 का वर्ग 25 है, 25 को उठा के उधर भेजेंगे तो 5d का वर्ग बराबर में 30 माइनस में 5 25 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं d का वर्ग कितना आ गया, तो भाई ये 5 बचा था और ये 5 नीचे से नीचे आ जाएगा, और इसको हमने काट दिया 1 पर, तो d का वर्ग जो आ गया वो 1 आ गया। और d का मान कितना आएगा, तो भाई ये आएगा ±1 आएगा। भाई d का स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पर 1 जो आएगा वो ±1 दोनों में आएगा। चलो भाई ठीक है, d का मान प्लस और -1 में आ गया। हमें क्या करना था, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हमारे पास d का मान ये आ गया और a का मान कितना था भाई, a का मान आ रखा है 5, तो यहीं पर साथ में ही लिख देता हूँ a का मान 5 है। भाई ये 2 मान आ गए। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जब a का मान 5 है और d का मान 1 है, और उस कंडीशन में तब लिखेंगे यहाँ पे a1 जो है वो a1 क्या होगा भाई, a माइनस में 3d था। ठीक है, और इसमें हम लिखें तो क्या आएगा, a है 5 माइनस में 3 गुने में d मतलब 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, a1 2 आ गया, डन। उसके बाद देखते हैं भाई क्या a2, a माइनस डी आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5 माइनस में 1 करेंगे और ये आएगा 4, यानी a2 का मान 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखते हैं तो क्या आएगा भाई a3, a प्लस डी था, a3 को यही माना था। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई a का मान 5 है और यहाँ +1 मतलब 6, यानी a3 6 आ गया। और a4 की बात करें तो यहाँ पर a4 की बात करें तो a प्लस में 3d था। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं भाई 5 प्लस में 3 गुने में 1 यानी कि 5 3 8 ये आ गया। ठीक है भाई, 5 1 6 18 5 3 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई अगर ये दोनों कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई जो समीकरण आ रही है, जो चार हमारे समांतर श्रेणी के जो नंबर्स हैं वो जो आ रहे हैं वो भाई 2 4 6 8 आ रहा है। भाई यहाँ देखा हमने 2 4 6 8, भाई ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, क्वेश्चन में कहा था भाई चारों का योग जो है 20 है, तो चेक कर लें क्या बराबर योग 20 आ रहा है। तो इसको जोड़ा था भाई 2 8 10 और 6 4 10 10 10 20 आ रहा है, मतलब हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद और चीज़ क्या है, तो ये तो हमने ले लिया प्लस वाले पर, जब प्लस था माइनस पे भी चेक करेंगे। जब a बराबर में 5 है और d बराबर में -1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहाँ से a1 लेंगे जो कि होता है a माइनस में 3d होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 5 माइनस में 3 गुने में -1 और इसको जोड़ा तो माइनस माइनस प्लस होगा और 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, a1 ये आ गया। a2 की बात करें तो हमारे पास आएगा a माइनस में d और इसको लिख सकते हैं भाई a कितना है 5 और d कितना है भाई -1 और इसको जोड़ा तो ये 6 आ गया, यानी a2 का मान 6 आ गया। ठीक है, a3 की बात करते हैं तो कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस में d आएगा और a कितना है 5 और d का मान कितना है भाई -1, तो -1 लिखा तो ये 4 आ गया। और उसके बाद हमारे पास है a4 जो कि आएगा a प्लस में 3d
और इसमें हम लिखेंगे 5 आएगा ए का मान, और 3 का 3 है, और डी का मान -1, और 5 में से 3 गया भाई माइनस हो जाएगा ना भाई, 3 एकम 3 -3 ही होगा, और 5 में से 3 गया तो ये 2 बच गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई चारों नंबर्स क्या हैं, 8 6 4 2, ये चीज़ आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया भाई 8 6 4 और 2, ये समीकरण मतलब ये चारों नंबर्स आ चुके हैं जो समांतर श्रेणी में हमने माने थे कि 4 संख्याएं जो है वो समांतर श्रेणी में वो ये आ चुका है। ठीक है, चलो भाई ये आ गया, और हमारे पास वो आ गया, ये 2 नंबर्स आ गए और दोनों के दोनों सेम हैं, बस उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं। वो 2 4 6 8 है, ये 8 6 2 4 8 6 4 2 है। डन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन के साथ बताऊं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसी तरीके से होगा, यही एक तरीका है इसका। ठीक है, तो आपको इसको करना ही होगा और इसकी प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और बोर्ड में चाहे किसी भी एग्जाम में आपका ये आता है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। डन, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, पहले इसको भी इरेज कर देता हूँ, और आते हैं नेक्स्ट पे हम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 20 है, और उसमें क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है भाई 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि चारों भाग समांतर श्रेणी में है। भाई इस तरह से हमें विभाजित करना है कि चारों भाग समांतर श्रेणी में है। तो भाई यहाँ पर 4 वाला केस चल रहा है, और 4 वाला केस अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। तो भाई 4 वाला केस जब भी आए तो आपके सामने क्या हो सकता है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारों को हम मानते हैं भाई A1 हमने मान लिया, पहला पद मान लिया भाई A माइनस में 3D। ठीक है, दूसरा पद हमने मान लिया क्या, A माइनस में D, और तीसरा पद हमने मान लिया भाई A प्लस में D, और चौथा पद हमने मान लिया भाई क्या, भाई ये हो गया A प्लस में 3D। भाई ये 4 पद हमने मान लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है भाई चारों पदों का, देखो चारों पद, क्या 4 पद बने कहाँ से, तो 32 को तोड़ के तो बने, यानी चारों को जोड़ने पर 32 ही आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, और इन चारों का योग आ गया है कितना, 32। ठीक है, इन सबको एक साथ लिखते हैं तो क्या आएगा भाई, A माइनस में 3D आएगा। ठीक है, A2 की जगह आएगा A माइनस में D आएगा, और A3 की जगह आएगा A प्लस में D आएगा, और A4 की जगह आएगा A प्लस में 3D आएगा, और ये मिलके 32 आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं -3D से +3D खत्म, D से D खत्म, और A का मान क्या है, तो 1 2 3 4, 4 तो A है भाई, चारों A को जोड़ोगे तो 4A आएगा। तो भाई यहाँ लिखा हमने 4A। ठीक है, अब उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई 32 आ गया। A के मान की बात करें तो कितना आएगा, तो 32/4, और ये कितना आ रहा है भाई 32/4, और 4 8 32 आएगा, यानी हम कह सकते हैं A का मान 8 हो चुका है। यानी यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया भाई पहला पद जो है वो 8 है। ठीक है, A का मान 8 आ चुका है। चलो भाई ये कंडीशन यहाँ पर हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि भाई तथा प्रथम व अंतिम पद, यानी पहला और अंतिम पद A1 और A4 का गुणनफल मध्य संख्याओं का गुणनफल, मध्य संख्या मतलब दूसरी और तीसरी, भाई यही है। भाई इसमें देखा जाए पद कौन से है, A1 A2 A3 और A4, भाई ये है। इसने कहा है पहले और अंतिम पद का गुणनफल, जो लिखा है ना इसने, प्रथम और अंतिम संख्याओं का गुणनफल, उसका मध्य संख्या, मध्य कौन से, ये दोनों संख्या, इनका गुणनफल, और इनका अनुपात कितना है, 7/7 और याद रखना जब भी अनुपात में आए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब उसको बटे में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर लिखा भाई हमने प्रश्न के अनुसार। ठीक है, हमने लिखा भाई A1 और गुने में A4, ठीक है, और बटे में कितना आ रहा है, A2 गुने में A3, और इसका जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 7/15 दे रखा है। भाई ये आ गया, डन। अब देखते हैं भाई आगे क्या हुआ। तो A1 का जो मान है, A4 का जो मान है वो रख देते हैं। तो A1 का मान कितना है, तो भाई A माइनस में 3D है। ठीक है, A4 का कितना है, तो A प्लस में 3D है, ये आ गया। और नीचे की बात करें तो ये कितना है भाई, A माइनस में D है, भाई ये कितना है, A2 A माइनस में D में है, D है, और A3 कितना है, A प्लस में D, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे, और इसके बराबर में हमारे पास है 7/15 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, तो भाई ये होता है A का वर्ग माइनस B का वर्ग, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे A का वर्ग माइनस में 3D का वर्ग, भाई ये चीज हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो भाई A का वर्ग और माइनस में D का वर्ग, भाई ये आ रहा है, और ये आ गया 7/15, भाई ये चीज आ चुका हमारे पास।
ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई 3d का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, d का स्क्वायर, और हमारे पास कोई मान है क्या इनमें से? तो भाई a का मान 8 दे रखा है, तो क्या हम 8 वहां रख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल रखते हैं। तो इस a की जगह हम 8 रखते हैं, तो 8 रखेंगे तो क्या आएगा? तो भाई यहाँ पे आते हैं, a का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, माइनस में 3d का स्क्वायर मतलब 9d का स्क्वायर होगा। ठीक है, नीचे की बात करें तो नीचे क्या है भाई, 8 का वर्ग है तो 8 का वर्ग कर दिया, और माइनस में d का स्क्वायर है, और बराबर में 7/7 ही है ना भाई, कितना है 7/15, 7/15 लिख दिया। ठीक है भाई, इस 15 को उठा के इधर गुना करेंगे, तो पहले तो लिख देता हूँ, एक और सॉल्यूशन कर देते हैं। 8 का वर्ग 64 होता है और 9d का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये 15 इस साइड आके गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना है भाई 64 आ रहा है, तो भाई इसको इधर भेजेंगे तो 64 आएगा, और माइनस में d का वर्ग है और साथ में 7 आ रहा है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब इस 15 को अंदर गुना करते हैं, तो 15 को 64 से गुना करेंगे, 15 चौके 60, 0 हासिल 6। ठीक है, 15 6 का 90, 90 और कितना हो रहा है 6, 96 हो जाएगा, तो भाई 96 लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 15 को 9 से करेंगे तो 15 निमा 135। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। और इसके बराबर में 7 को करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 6 42 और 43 44, ये आ जाएगा, और माइनस में 7d का स्क्वायर, भाई ये आ गया। ठीक है, अब इस d के स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे, और इस 448 को इधर ले आते हैं, भाई ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 960 माइनस में 448। ठीक है, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस का होगा 135d का स्क्वायर माइनस में 7d का स्क्वायर, भाई ये आ गया। इसको जब हमने माइनस किया तो भाई कितना आ रहा है? तो भाई 4 5 512, 512 यार है भाई, 512। हाँ ठीक है, 12 जोड़ा तो ये 60 हो जाएगा, 460 5, हाँ बिल्कुल ठीक है, 512 आ गया। इसमें से 7 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5 और 2 7 मतलब 128 आ रहे हैं। ठीक है भाई, 128d का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ से d का मान मैं अगर निकालता हूँ d के वर्ग का, तो भाई 512 बटे में 128 आ रहा है, और इस 128 से अगर इसको काटते हैं तो ये कटेगा 4 पर, भाई इसको भाग कर लेना, 4 पर ही कट जाएगा। ठीक है, अब इस 4 पर कटते ही हम देख पा रहे हैं d का मान कितना आ गया है, तो d का वर्ग है तो यहाँ पर √4 आएगा, और वो भी प्लस और माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम d का मान क्या निकाल सकते हैं? तो d का मान निकाल सकते हैं भाई, ये आ जाएगा +-2 आ गया। चलो भाई, d का मान 2 चीज़ आ गए, +-2 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर a का मान 8 निकाल चुके हैं, तो भाई a का मान 8 हम यहाँ पर लिख देते हैं। साथ में हमने a का मान 8 भी लिख दिया, भाई ये चीज़ें हमने निकाल ली है और ये भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे जब, भाई जब d का मान कितना है भाई 2 है, और a का मान कितना है 8 है, भाई ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन में a1 कितना आएगा, जो कि था a माइनस में 3d था, तो इसको लिख सकते हैं भाई a है 8 माइनस में 3 गुने में 2 है, और ये आ गया 2, भाई 8 में से 6 गया तो 2 ही बचा। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई a2 पर, ये कितना है a माइनस में d है, जिसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस में कितना होगा भाई d मतलब सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, और ये आ गया 6। उसके बाद a3 की बात करते हैं, तो ये कितना होगा a प्लस में d होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस में 2, तो ये कितना आएगा तो 10, तो ये 10 लिख दिया। और a4 की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो a प्लस में 3d है, और इसको लिखेंगे 8 प्लस में 2 गुने में 3। ठीक है भाई, या 3 गुने में 2 लिख दो, 3 गुने में 2, तो 3 दूनी 6 8 14, भाई 14 आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जो श्रेणी आई है वो क्या आया भाई 2 6 10 14। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई सबका गैप, इसका 4 है, इसका 4, इसका 4 है, भाई अंतर समान है। जब अंतर समान है तो भाई समांतर श्रेणी होगा। चलो भाई बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर ये अंतर समान, तो समांतर श्रेणी हो चुका है। ओके, तो ये हमने कब निकाला, जब d का मान 2 था और a का मान 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम d का मान -2 रखेंगे। तो भाई -2 की कंडीशन में रखते हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो भाई जब d का मान -2 है और a का मान भाई कितना है, भाई a का मान हमने कितना निकाला था, तो भाई a का मान हमने निकाला था 8, तो भाई 8 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम a1 निकालते हैं, तो ये कितना होगा, तो भाई a माइनस में 3d था, इसको लिखेंगे 8 माइनस में 3 गुने में -2, और इसको देखा तो हमने कितना कर देंगे भाई, यह जगह भाई 3 दूनी 6 और माइनस प्लस मतलब 8 6 14, भाई ये आ गया। उसके बाद a2 की बात करें, और ये कितना है a माइनस में d है, और इसको लिखेंगे 8 माइनस में भाई -2, तो 8 2 10 आ जाएगा, तो भाई 10 आ गया। उसके बाद की बात करें भाई a3 है, जो कि आएगा a प्लस में d है। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 और इसके साथ माइनस में
भाई 8 के साथ प्लस है तो प्लस में आएगा, और ये क्या है -2, ये लिख दिया, और ये आ गया 6, भैया आ गया। उसके बाद की बात करते हैं तो भाई A4 आएगा, इसको लिखते हैं भाई A प्लस में 3D, और इसको लिखा 8 प्लस में -2 गुने में 3 बराबर में कितना आ रहा है भाई 6, मतलब 2 आ रहा है भाई, ये चीज़ आ गया हमारा यहाँ पे। यानी हम कहते हैं 14, 10, 6, 2, ये आ गया। यानी हमने लिखा यहाँ पे 14, 10, 6, 2, भाई ये हमारे पास आगे जो 4 संख्या है वो समांतर श्रेणी में ही है, और ये घटता हुआ जा रहा है, तो ये 4 संख्या है। और हमारे पास हम कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये 4 संख्या है भाई, ये और वो दोनों की दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर ये इस तरह का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इस 32 को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट है, इसको भी ले लीजिए, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में क्या रखा है, एक चतुर्भुज के कोण एक समांतर श्रेणी में है, वही चतुर्भुज है उसके कोण जो है समांतर श्रेणी में, ठीक है भाई, जिनका सार्व अंतर जो है वो 10 डिग्री है, ठीक है। चारों कोणों का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई, एक चतुर्भुज हमारे पास है, मान लो कैसा चतुर्भुज है मुझे नहीं पता, इसमें ये x हो गया, मतलब ये A1 हो गया, ठीक है, और इसको मैं कर सकता हूँ, रुक जाओ, यहाँ से कर दिया भाई, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया, भाई ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये 4 इसके कोण, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम आते हैं भाई हल में, जैसा कि हमें पता है कि भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4, इन चारों का योग कितना होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। भाई 4 कोण है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई 360, तो भाई यहाँ पर लिखा हमने 360, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, हमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है, तो चारों कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सार्व अंतर दे रखा है 10 डिग्री, तो उसको भी रखना है, तो हम इसको इसके व्यापक रूप के अनुसार रखेंगे, मतलब A रखा, इसकी जगह A प्लस D रखेंगे, और इसकी जगह A प्लस में भाई कितना आएगा 2D, और इसकी जगह A प्लस में 3D आएगा, और ये बराबर में 360 है। चलो ठीक है, इन चारों को जोड़ते हैं तब क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हमने इसको जोड़ा तो ये आ रहा है हमारे पास 4A आ गया, ठीक है, और प्लस में D की बात करें तो 3, 2, 5, 6, भाई 6D आ गया, और बराबर में 360 है, भाई ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है D का मान कितना है 10 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब सार्व अंतर, पूरा लिख देता हूँ मैं, सार्व अंतर जो है D बराबर 10 है, ठीक है, 10 डिग्री है, तब तो तब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसका मान रखेंगे 4A प्लस में 6 गुने में 10 बराबर में 360 डिग्री होगा, ठीक है। इस 60 को 6 दाएं 60 होता है, इस 60 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो 4A बराबर में हम लिख सकते हैं 360 माइनस में 60 करेंगे, और इसको लिखा हुआ है 300, ठीक है, और ये 4A आ गया। ओके भाई, अब यहाँ से A का मान ज्ञात करेंगे तो ये 4 नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं भाई A का मान आ गया भाई 300/4 आ गया, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो कितने होगा, 4 7 28, और बचा भाई 2 और 20, 4 पंचे 20, यानी 75 आ रहा है भाई, प्रथम पद जो है वो 75 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया जो पहला कोण है, जो A1 है, जो पहला पद है वो कितना है 75 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई अंतर इसका 10 डिग्री का है, तो उस कारण से भाई A1 जो आ गया वो कितना आ गया भाई 75 डिग्री, ठीक है। A2 जो आएगा वो इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो यानी 85 डिग्री होगा, और A3 की बात करें तो उसमें फिर 10 जुड़ जाएगा, इसमें 10 फिर जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 95 डिग्री, और A4 की बात करें तो ये आएगा भाई 105 डिग्री, ठीक है भाई 105 डिग्री हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा चारों कोण यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, और इसका आप योग करके भी देख सकते हो, तब भी ये 360 का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ा तो 180, इसको जोड़ा तो 180 और 360 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ, अच्छा हाँ, इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो आज के सेशन में हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखे, जो कि आपने स्टेटमेंट से देखा कि स्टेटमेंट से हम कैसे स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन को रिजॉल्व कर रहे हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ओके भाई, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में होते ही हैं, तो फिर इस कारण से आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला,
ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। देखो ईमानदारी का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको तो आपने देख लिया, सुन लिया और समझ लिया। तो ईमानदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको अब पेन कॉपी उठा के खुद से भी करना है, और अगर आपने खुद से उस पेन कॉपी उठा के कर लिया तो उस कंडीशन में फिर ये आपके माइंड में एक बार फिट होगा, फिर नहीं निकलेगा। यानी फिर एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन तरह से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखते इसके साथ आपको लगेगा भाई ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो यही चाहते हो तो भाई उठाओ पेन कॉपी और शुरू हो जाओ। ओके, और फाइनली मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है इसमें। तो भाई क्या की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी बहुत से सेक्शंस हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बहुत से सेक्शन। यहाँ पर सारे कोर्सेज ये अवेलेबल हैं, यानी आप यहाँ पर किसी भी कोर्स पर क्लिक करके पूरे कोर्स को स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर जो कोर्स मिलेंगे वो बिल्कुल आपको अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो कहीं, दूसरी वीडियो कहीं, आप ढूंढ लो भाई प्लेलिस्ट को ढूंढ लेना, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में यहाँ पर मिलने वाली है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लो आप, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोग 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, 10वीं पर क्लिक करते देखोगे भाई 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हैं। अब आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करके पूरा कोर्स आपके सामने विजुअल हो जाएगा। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लो कि आप मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ भाई इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखोगे भाई क्या है, पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इन चैप्टर्स में किसी भी चैप्टर के बारे में आपको स्टडी करना है तो उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते उसके अंदर पूरी वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड। और उस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा आपको, भाई कोई भी चैप्टर आता है उस पर क्लिक करते हुए जो वीडियो की लिस्ट आएगी उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें उस चैप्टर को बिल्कुल बारीकियों से आपको समझा रखा है। यानी कि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लिया तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा, उसके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। और भाई क्वेश्चन को रिवीजन, रिवाइज या फिर प्रैक्टिस करने के लिए उस कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, जो कि उसके उदाहरण, प्रश्नावली और परिमेय है, उसको भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है। ओके, उसके बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने एक वन शॉट रिवीजन भी बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हो भाई एक वीडियो के अंदर, एक वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जिसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। ओके, उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, तो भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज यहाँ पर मिलेगी, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली है। तो भाई साथ में बने रहिए, और अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो आपको करना बस ये है, इन चैप्टर्स पर क्लिक करो, जो वीडियो की लिस्ट आएगी, जो भी आपको वीडियो देखना है उस वीडियो पर क्लिक करो, और क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो भाई, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल ने 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल करवा दिए हैं। तो भाई इसका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।